नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं शीनम शर्मा और सबसे पहले बात कर लेते हैं देहरादून से बड़ी जानकारी। उत्तरकाशी टनल के मामले को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी इसका दौरा अब करेंगे। सीएम मौके का जायजा लेंगे। उत्तरकाशी टनल में अभी भी 40 मजदूर फंसे हुए हैं। 8 राज्यों के ये मजदूर हैं जो कि कल से फंसे हुए हैं। प्रशासन की टीम रेस्क्यू में लगातार जुटी हुई है, लेकिन जानकारी ये मिली है कि आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे मौके पर हालातों का जायजा लेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आपको बता दें कि ये जो टनल जो ऑल वेदर रोड के तहत बनाई जा रही है, ये टनल का एक हिस्सा टूट गया और भूस्खलन हो गया, जिसकी वजह से दूसरी तरफ जो काम में मजदूर लगे हुए थे वो वहीं पर फंसे हुए हैं। कुल मिलाकर 40 मजदूर ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि वहां फंसे हैं और उन तक लगातार ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है। लगातार वॉकी टॉकी के जरिए उनसे बात भी की जा रही है। अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एडिटर उत्तराखंड से। उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अनुपम जी, अगर हम बात करें, कल हमने देखा कि बताया जा रहा था 50 से 60 मजदूर हैं, हालांकि संख्या अब साफ हो गई है, 40 मजदूर फंसे हुए हैं। किस तरह से उनसे कनेक्शन साधा जा रहा है? जानकारी ये भी मिली है कि ऑक्सीजन उन तक पहुंचाई जा रही है, वॉकी टॉकी के जरिए बात हो रही है। प्रशासन क्या कह रहा है, कब तक निकाल लिया जाएगा उन्हें बाहर? तो ऑपरेशन में टाइम फ्रेम देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि स्थिति का पता नहीं होता किस तरीके से है। और जो जानकारी आ रही है वो ये है कि टनल में जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, वो ऊपर से लगातार नया फ्रेश मलबा गिर रहा है। तो एक बार वॉकी टॉकी से जरूर संपर्क हुआ था वहां जो लेबर फंसे हैं उनके साथ, प्रशासन की टीम का, तो उसे जानकारी मिल पाई कि यह सेफ है। और जो पानी की एक पाइपलाइन है उसको तोड़ा गया और वहीं से उसके जरिए प्रेशर के जरिए कुछ थोड़ा बहुत खाना पीना का आइटम वहां भिजवाया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी देहरादून से निकले हैं घटनास्थल के लिए। वो जायजा लेंगे और वो खुद मॉनिटर करेंगे कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। केंद्र सरकार के साथ कल राज्य सरकार का कल ही संपर्क हो गया था। जो भी सहायता चाहिए, जिस भी लेवल की चाहिए, केंद्र ने भरोसा दिलाया है कि वो स्टेट को मिलेगी, क्योंकि ऑपरेशन बड़ा है। देखिए, 40 राज्यों के मजदूर वहां फंसे में, सबसे ज्यादा झारखंड के हैं, यूपी के भी हैं, वेस्ट बंगाल के भी हैं, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे 8 अलग अलग राज्यों के लोग हैं। 40 जिंदगियों का सवाल है, तो उनको कैसे बचाया जाए कि जिंदगी महत्वपूर्ण है, तो उसको लेकर सारे ऑपरेशन चल रहे हैं। मशीनें वगैरह सब वहां पर आई भी हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसा करना है। और पहाड़ों की स्थिति ऐसी होती है कि आपने थोड़ा सा छेड़छाड़ करी मलबे के साथ, तो हो सकता है और एक नया कोई साइट गिर जाए। तो ये बहुत इसमें ख्याल रखना पड़ रहा है रेस्क्यू टीम्स को। तो कोशिश करी जा रही है कि जितनी जल्दी हो सके उन तक पहुंचा जाए, क्योंकि सारा खेल टाइम का है। जितनी जल्दी उन तक पहुंचा जाएगा जो लोग फंसे हैं, उतना ही जल्दी उनकी जिंदगियां बचाई जा सकेंगी, एक बड़ा हादसा होने से रोका जा सकेगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जल्द से जल्द उन्हें बचाना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, अनुपम त्रिवेदी जी। तो कल से ही टनल में फंसे हुए हैं ये तमाम मजदूर, और कितने मजदूर कहाँ के रहने वाले हैं, अलग अलग राज्यों से, चूंकि ये ताल्लुकात रखते हैं, असम के हैं, ओडिशा के हैं और झारखंड के भी मजदूर हैं। तो 40 जिंदगियां अभी भी टनल में फंसी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचने वाले हैं और वो भी मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लेंगे। एनडीआरएफ की टीमें, एसडीआरएफ की टीमें लगातार कल से जुटी हुई हैं और मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द मलबा हटाया जाए और सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। हालांकि आपको ये भी बता दें कि मलबा लगातार दोबारा गिर रहा है क्योंकि भूस्खलन हुआ है, तो ऐसे में थोड़ी सा मुश्किल ये रेस्क्यू करना हो रहा है। निर्माणाधीन टनल है। यहाँ एक दुर्घटना की सूचना प्राप्त हुई और सूचना प्राप्त होते ही यहाँ पे मौके पे प्रशासन की, पुलिस की, स्वास्थ्य विभाग की टीमें और साथ ही जो हमारी रिस्पांस फोर्सेज हैं जैसे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, हम सभी लोग यहाँ आए और यहाँ रेस्क्यू वर्क प्रारंभ किया गया। और अभी भी रेस्क्यू वर्क चल रहा है जिसमें मलबा हटाया जा रहा है और इस समय शॉर्ट क्रिटिंग का कार्य गतिमान है। और प्रयास यही है कि जो अंदर लोग फंसे हैं उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए और उनको एयर सप्लाई की जा रही है, उनसे कम्युनिकेशन के प्रयास भी किए गए हैं। तो उम्मीद है कि ये जल्दी ही सबको सकुशल निकाल लिया जाएगा। दिक्कत क्या आ रही है इस टाइम?
दिक्कतें यही आ रही हैं कि जो कोलैप्स हुआ है वहाँ से जब मलबा हटा रहे हैं तो और ऊपर से लूज मटेरियल गिर रहा है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ NHIDCL द्वारा शॉर्टक्रीटिंग की जाए। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून से रवाना हो चुके हैं उत्तरकाशी के लिए और वहां पर वो पहुंचेंगे, हालातों का जायजा लेंगे। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों को लगातार पहले से ही निर्देशित कर दिया गया है कि जल्द से जल्द 40 जिंदगियों को बचाया जाए जो कि टनल में फंसी हुई हैं। कल दीपावली का दिन था और कल दोपहर से पहले ही ये हादसा हो गया था, सुबह में ही। तो ऐसे में दीपावली वाले दिन भी वहीं पर फंसे रहे ये 40 मजदूर। उत्तरकाशी में यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल के अंदर भूस्खलन में करीब 40 मजदूर फंसे हुए हैं। वॉकी टॉकी के जरिए टनल में फंसे मजदूरों से संपर्क साधा और बताया जा रहा है कि सभी मजदूर सुरक्षित हैं। मौके पर NDRF, SDRF की टीमें मौजूद हैं। लगातार उन्हें बचाए जाने की कवायद जारी है। ऑक्सीजन के पाइप को टनल के अंदर भेजा गया और उसके जरिए सप्लाई हो रही है। इसके साथ ही टनल में पानी की आपूर्ति भी की जा रही है। कल सुबह 8:45 पर यह हादसा हुआ था। तो 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं और अभी तक 40 जिंदगियां टनल में ही फंसी हुई हैं। कल 8:45 पर यह हादसा हुआ था और अभी तक ये रेस्क्यू चल रहा है। मजदूरों को निकालने का काम जारी है, लेकिन दोबारा से मलबा गिर जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्क्यू थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाल लिया जाएगा। वॉकी टॉकी के जरिए मजदूरों से संपर्क भी साधा गया है। उन्हें ऑक्सीजन की, पानी की सप्लाई की जा रही है। सिलक्यारा टनल है जिसमें 40 मजदूर फंसे हुए हैं। यूपी के 8 हैं, बंगाल के भी हैं, हिमाचल का भी 1 मजदूर है, उत्तराखंड के 2 मजदूर हैं और सबसे ज्यादा झारखंड के 15 मजदूर हैं। वो थोड़ी आगे बढ़ी है, लगभग 10 मीटर कल की अपेक्षा में, लेकिन मलबा जो है लगातार ऊपर से गिर ही रहा है अभी। तो कोशिश ये चल रही है कि उसको सॉलिडिफाई करके सीमेंटर लगा के धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। बाकी इस बीच रात जो पिछली रात गई है उसमें हमने जो मजदूर अंदर फंसे हैं उनसे बात की है वायरलेस के थ्रू और उनसे हमारी बात हो गई थी। उन्होंने अपनी कुशलता प्रकट की है और हमने उनको राशन भी भिजवाया है पाइपलाइन के थ्रू। संदेश उनकी तरफ से यही है कि उन्होंने थोड़ा बहुत राशन की मांग की थी, जो हमने, हमारे पास लिमिटेशन है कि पाइपलाइन बहुत छोटी है। हमने उससे जो पानी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी उसी से हमने राशन दिया है और उनको पता है कि यहाँ से एक्सकेवेशन किया जा रहा है और वो कुशल है। कि 200 मीटर तक तो पूरा का पूरा बढ़िया से उसका प्लास्टर वगैरह होके एकदम सेट हो रखा है, लेकिन उसके आगे जो टनल का जो काम चल रहा है वहाँ पे भी प्लास्टर का काम नहीं हुआ है, जिस वजह से जो है वो अचानक से नीचे बैठ गया है। अभी जो मशीन जो लगी हुई हैं खुदाई करने के बाद जो एक्सकेवेशन का काम कर रही हैं, तो वो करते करते साथ ऊपर से मलबा भी गिर रहा है। हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रविवार देर रात नवाबी रोड में लगी टेंट हाउस के गोदाम में भीषण आग और यह हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों के जलने से मौत हो गई है। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, शवों को बाहर निकाला गया। तो टेंट हाउस के गोदाम में आग लगी है, 3 लोगों की जलने से मौत हो गई। हल्द्वानी की ये खबर, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और शवों को बाहर निकाला, लेकिन काफी भीषण ये आग थी। अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 3 लोगों की हादसे में जान चली गई है। टेंट हाउस का ये गोदाम था जिसमें अचानक से भीषण आग लग जाती है। रविवार देर रात नवाबी रोड में ये टेंट हाउस में गोदाम में आग लगी है। अंधेरा होने की वजह से रेस्क्यू में भी दिक्कतें आ रही थी। शैलेंद्र नेगी फोन लाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। शैलेंद्र, कैसे हुआ हादसा और अभी क्या अपडेट है? देखिए, बताया जा रहा है कि ये कुमाऊं टेंट हाउस है, नवाबी रोड में है और इसका पूरा का पूरा सामान खुला हुआ था, जो कि प्लास्टिक की
उससे ढका हुआ था, लेकिन अचानक से कोई रॉकेट या फिर पटाखा यहाँ पर आया और जो कि पड़ोस में किसी के द्वारा जलाया गया था, और उसके बाद भीषण आग लग गई और तकरीबन रात को 2:30 बजे के आसपास ये आग लगी। और आग इतनी जबरदस्त थी कि उस पर फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, वो भी उस पर नियंत्रण नहीं कर सकी। लगभग 4 घंटे लग गए आग पर कंट्रोल करते हुए, और तब तक जो है 3 लोग तो अंदर झुलस चुके थे और उनकी वहीं मौत हो गई, उनको बाहर नहीं निकाला जा सका। और 3 लोग घायल हैं और उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन उनकी भी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो इस तरीके से बेहद भीषण हादसा देर रात हुआ, जहां दीपावली में लोग पटाखे जला रहे थे, तो ये एक पटाखा जो है वो 6 लोगों के लिए मुसीबत का सबब साबित हुआ और 3 लोगों की तो इसमें जान चली गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र आपका। रुड़की के कबाड़ में एक गोदाम में आग लग गई और देर रात कबाड़ के गोदाम में अचानक से आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। पटाखा आग लगने के पीछे वजह बताया गया। आबादी वाले इलाकों में बने कबाड़ के गोदाम लगातार हादसों को न्योता दे रहे हैं और इसी कड़ी में एक और यह हादसा हुआ। रविवार को दीपावली की रात हल्द्वानी अल्मोड़ा रोड पर बड़ा हादसा हो गया। हल्द्वानी से पिथौरागढ़ के बेरीनाग जा रही टैक्सी 84 के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई और टैक्सी में ड्राइवर समेत कुल 6 लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि नींद की झपकी आने के चलते टैक्सी चालक अनियंत्रित उससे हो गई टैक्सी और टैक्सी गहरी खाई में गिर गई। पुलिस को जैसे ही दुर्घटना की सूचना मिली, रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों का रेस्क्यू किया गया। दीपावली की अगली सुबह हरिद्वार में भी धुंध देखी जा रही है। बीती रात हुई जमकर आतिशबाजी से पैदा हुए प्रदूषण का असर हरिद्वार के आसमान में देखा गया। धुंध के कारण यहां पर विजिबिलिटी कम बनी हुई है, साथ ही AQI लेवल भी बढ़ा हुआ है। सामान्य होने में काफी वक्त लग सकता है। दीपावली के मौके पर हरिद्वार में शहर से देहात तक खूब आतिशबाजी की गई। हालांकि बढ़े हुए प्रदूषण से स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें अभी तक सामने नहीं आई हैं। दीपावली पर हुई जमकर आतिशबाजी के बाद हरिद्वार की फिजा भी बदली हुई है। यहाँ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से धुंध छाई हुई नज़र आ रही है और विजिबिलिटी भी कम बनी हुई है। यहाँ का AQI लेवल भी काफ़ी बढ़ा हुआ है, जिसे अनहेल्दी माना जा रहा है। हालांकि यहाँ हरिद्वार के हालात दिल्ली NCR जैसे भयावह नहीं हैं और इसको जो सामान्य होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन दीपावली पर हुई जमकर आतिशबाजी का जो असर है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। यहाँ पर काफ़ी बाज़ारों में भी जो है आतिशबाजी की पटाखों की बिक्री हुई है, तो कहीं ना कहीं उसी का ये असर है कि विजिबिलिटी यहाँ पर कम बनी हुई है और हवा में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा हुआ है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। तो देखिए, हरिद्वार की तस्वीर तो आपने देख ली। हमारे साथ सत्येंद्र भरतवाल देहरादून से जुड़े हुए हैं, नितिन सिंहवाल चमोली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सत्येंद्र का रुख करते हुए, सत्येंद्र, देहरादून में भी दीपावली चूंकि लोगों ने मनाई है और आमतौर पर दीपावली के बाद प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है, किस तरह की तस्वीर आज आप देख पा रहे हैं? मौसम में कितना बदलाव हुआ है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर हम बात देहरादून और पूरे प्रदेश की करें तो जमकर दीपावली और आतिशबाजी देखने को मिले हैं। क्योंकि देहरादून में भी कई छोटे-छोटे आगजनी की घटनाएं सामने आई, जैसे हल्द्वानी, रुड़की में अभी आपने बताया कि इस तरीके की छोटी-छोटी घटनाएं आगजनी की काफी करीब 2 दर्जन से ज्यादा पूरे प्रदेश में ये घटनाएं हैं आगजनी की, जो जिसमें कुछ छोटी है कुछ बड़ी है। वहीं अगर हम विजुअलिटी और मौसम की बात करें तो भले ही अभी देहरादून में जो विजुअलिटी है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि धूप खिली है, तो विजुअलिटी इस टाइम थोड़ा दिखने लगी है। लेकिन अगर हम बात करें तड़के की, तो तड़के ये पूरा विजुअलिटी पूरी धुंध छाई थी, क्योंकि आतिशबाजी का ये पूरा असर अभी भी थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ देर बाद जैसे ही मौसम आगे खुलेगा तो ये विजुअलिटी थोड़ा और बढ़ेगी, यानी कि मौसम का जो रुख है, धुंध ये पूरी जहाँ पे धुआं पूरा साफ तौर पर देखने को मिलेगी। आतिशबाजी पूरे देहरादून में जमकर हुई, लेकिन इस समय हम AQI की लेवल की बात करें तो 200 के हेरफेर पूरे देहरादून में बताया जा रहा है और उसका असर साफ तौर पर देखने को भी मिल रहा है। जी
बिल्कुल। और चमोली से नितिन सेमवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, चमोली में भी क्या कोई बदलाव आपको दिखाई दिया? हालांकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ पर पटाखे चलाए भी जाते हैं, उसके बाद भी विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कम नहीं होती। चमोली में कैसा मौसम आज दिख रहा है दिवाली के बाद? जी, अगर हम मौसम की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे धूप खिली हुई है। सुबह भी हमने जब लाइव चमोली से किया था तो देखा था कि धूप धीरे धीरे खिल रही है और अभी भी आप देख सकते हैं पहाड़ों में अच्छी धूप खिली हुई है और लोग धूप का आनंद भी ले रहे हैं। रही बात दीपावली के, तो दीपावली पर खूब आतिशबाजी जरूर पहाड़ों में हुई है और लोगों ने जमकर दीपावली भी मनाई है, लेकिन पहाड़ों में जो दीपावली का जो त्योहार है वो इस हिसाब से भी हम देख सकते हैं कि लोग अब बहुत कम पटाखों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ज्यादा प्रदूषण वाले पटाखे हैं उनका कम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे में जो पहाड़ की जो हवा है वो बिल्कुल साफ सुथरी है और सुबह से ही धूप खिली हुई है और जो वायु का जो प्रदूषण है वो आप बहुत कम देख सकते हैं और इसीलिए लोग पहाड़ों पर आने भी पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ की जो हवा होती है वो बहुत साफ होती है और अच्छे पहाड़ लोगों को दिख जाते हैं। 2 दिन पहले ही पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई थी और बर्फबारी के बाद थोड़ी सी ठंड भी बढ़ चुकी थी और लोगों ने जिस तरीके से हम देख रहे थे कि 11 बजे तक 12 बजे तक लोग दीपावली जरूर मना रहे थे, लेकिन ठंड का असर भी साफ देखा गया। इसलिए भी इस तरीके से हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी जो प्रदूषण में है, जो वायु प्रदूषण है, जो धुंध है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि लोगों ने सामान्य तौर पर बहुत कम पटाखों का इस्तेमाल किया है। बद्रीनाथ धाम में भी लोगों ने आतिशबाजी जरूर की, वहां पे भी हमने देखा। अभी सुबह ही वहां से खबरें भी आई है कि वहां पे भी मौसम बिल्कुल साफ है और तीर्थयात्री भी वहां पे पहुंच रहे हैं। चमोली के जो अन्य शहर है वहां पे भी हमने बात की है लोगों से कि क्या वहां पे प्रदूषण है। ऐसा कोई भी इलाका नहीं मिला है जहां पे थोड़ा सा भी धुआं लोगों को दिखे। मौसम बिल्कुल साफ है और लोग इस गुनगुनी धूप का आनंद भी ले रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नितिन सेमवाल और सतेंद्र बर्तवाल। पहाड़ों पर 2 दिन पहले हुई बर्फबारी के बाद मौसम सुहाना हो गया है। नीलकंठ पर्वत पर नारायण पर्वत की चोटियां बर्फ से ढकी हुई हैं, जो कि काफी मनमोहक दिखाई दे रही हैं। बद्रीनाथ धाम में भी सुबह से ही तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं और अभी तक बद्रीनाथ धाम में 17,93,000 यात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। तो देख सकते हैं ये तस्वीर आप, भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए हालांकि भक्त अभी भी पहुंच रहे हैं। ये चोटियों की तस्वीर है, पहाड़ जो वादियां वहां पर नजर आ रही है, बर्फबारी वहां पर हुई है। ऊपरी इलाकों में पहाड़ों पर देखा गया है कि बर्फबारी हुई है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी श्रद्धालुओं का आना जारी है और पहाड़ी इलाकों में हुए इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है, वहां पर भी ठंड बढ़ गई है। और ये है तस्वीर बद्रीनाथ धाम की। आपको उत्तराखंड की दिवाली की 2 तस्वीरें अब दिखाते हैं। देहरादून, जिसमें दून घाटी रोशनी से जगमग दिखाई दी, और उत्तराखंड ट्रैवलर नाम के एक इंस्टा यूजर ने इस वीडियो को अपलोड किया है। दूसरी तस्वीर गढ़वाल की आप देखिए, जहां पर आज भी दिवाली की रात चीड़ की लकड़ी से बनी हुई भेलों खेलने की परंपरा है। ये उत्तराखंड की 2 दिवाली अलग अलग तरह की। हालांकि पहली तस्वीर आप देख रहे हैं जो शहरी इलाका है देहरादून है, और दूसरी तस्वीर गढ़वाल, जहां पर आज भी पुरानी परंपराओं के साथ दिवाली मनाई जाती है। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पर हर की पैड़ी और दूसरे घाटों पर सुबह 4 बजे से लोग गंगा में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। आज साल की अंतिम सोमवती अमावस्या है। इस दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। सोमवती अमावस्या पर गंगा में स्नान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। वहीं विवाहित महिलाएं भी पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए इस दिन व्रत रखती हैं, इसलिए लोग बढ़ चढ़कर हर की पैड़ी पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। गंगा स्नान में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेला क्षेत्र को 5 सुपर जोन, 16 जोन और 39 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक डायवर्जन प्लान को भी लागू किया जा सकता है। और हम सोमवती अमावस्या पे स्नान करने आए हैं, दान पुण्य करने आए हैं। दीपावली के बाद इसका कार्तिक माह में ज़्यादा ही महत्व है।
यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तीनों अमावस्या का पर्व था और हम अपने माता पिता के निमित्त यहाँ पे स्नान करने के लिए विद फैमिली आए, बहन भांजी सबको साथ में लाए हैं, जिससे सब आपको पुण्य अर्जित हो। उत्तराखंड में जल्द यूसीसी लागू होने वाला है, क्योंकि यूसीसी के लिए बनाई गई कमेटी कुछ ही दिनों में सरकार को रिपोर्ट सौंपने वाली है। वहीं उत्तराखंड सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है, जिसमें यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के मुद्दे को सदन में लाया जा सकता है। उत्तराखंड को देश का ऐसा पहला राज्य बनाने की तैयारी है जहां समान नागरिक संहिता अधिकार लागू होगा। दिल्ली से लेकर देहरादून तक यूसीसी पर कई दौर की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन अब खबर है कि सरकार दिवाली के बाद विशेष सेशन बुलाकर यूसीसी बिल को पारित करवाने की तैयारी में। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यूसीसी पर मुख्यमंत्री धामी से बातचीत की है। देखिए, विधानसभा का सत्र विधानसभा अध्यक्ष जी जब भी आहूत करेंगे तो स्वाभाविक विषय रहते हैं कि सरकार द्वारा जो कार्य सदन के उपयोगी होते हैं और उस सदन पट में लाया जाता है। निश्चित रूप से यूसीसी भी उसमें एक महत्वपूर्ण विषय है। विशेष सत्र बुलाने को लेकर सरकार में मंत्री मानते हैं कि कई बार मुख्यमंत्री धामी कह चुके हैं कि विशेष सत्र बुलाना पड़े तो बुलाया जाएगा और सरकार यूसीसी की पक्षधर है और इस पर जल्द फैसला लेंगे। इसके लिए अगर विशेष सत्र बुलाना होगा वही बुलाया जाएगा, क्योंकि हमारी मंशा बिल्कुल साफ है। चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हमारी सरकार आएगी जो यूसीसी लागू करेगी, तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करने में विश्वास। पिछले 2 साल से यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार की कवायद तेज है और अब कहा जा सकता है कि अब जल्दी यूसीसी पर तस्वीर साफ हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जैसे ही ड्राफ्ट मिलेगा उसे लागू करने का काम करेंगे। आपको दिखाते हैं न्यूज़ 18 से खास बातचीत में सीएम धामी ने और क्या कहा। जल्द ही विशेष सत्र बुलाया जा सकता है, क्या कहेंगे? देखिए, हमने पहले से ही कहा है कि जैसे ही हमको यूसीसी कमेटी का ड्राफ्ट मिल जाएगा और हम उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे और उसमें न तो कोई जल्दी की बात है न देर की बात है। कमेटी का ड्राफ्ट प्राप्त होते ही हम आगे की कार्रवाई जल्दी पूरी करेंगे। ऐसा भी कहा जा रहा है केंद्र से तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। नहीं, देखिए, वो तो यूसीसी कमेटी जब भी हमको बना के दे देगी तो हम तैयार हैं उसके लिए। अमित शाह जी से भी कल बातचीत हुई यूसीसी को लेकर? नहीं, जब तक ड्राफ्ट नहीं मिलेगा और ड्राफ्ट मिलते ही जो है मैंने कहा है कि हम उस पर कार्रवाई करेंगे और शीर्ष नेतृत्व का, हमारे सभी लोगों का उसमें हमको पहले से ही, चूँकि हमने अपने पार्टी का जो हमारा चुनाव के समय एक तरह से संकल्प था, वो संकल्प हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर मोहर लगाई थी। हमारा शीर्ष नेतृत्व भी उसके लिए हमको पहले ही अपना आशीर्वाद दे चुका है। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए। मुख्यमंत्री